एक बड़े प्रसिद्ध द्विवेदी युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। बात करें मैथिली शरण गुप्त जी की तो कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें मैथिली शरण गुप्त जी से प्रश्न ना पूछा जाए, इसलिए इन्हें भी आप लोग बिल्कुल गंभीरता से देखें और इन पर जितने भी आधारित प्रश्न बन रहे हैं उसे ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करें। सबसे पहले हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म समय 1886, मृत्यु 1964 ईस्वी में। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। अभी आपने इनके पहले देखा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी को आधुनिक युग का सूरदास, किसने? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने कहा। और देखिए आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण, मैथिली तुलसी, मैथिली तुलसी, मैथिली तुलसी, ठीक है, दिमाग में रखे रहिएगा। अब आगे मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त रूप से जीवन वृत्त हम लोग जानेंगे। और बात करें जीवन वृत्त में तो सबसे पहला इनका जन्मस्थान कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ? झांसी जिले के अंदर। कौन सा? एक चिरगांव पड़ता है, उसी चिरगांव में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ। पिता राम शरणदास थे, गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। प्रथम कविता हेमंत जिसे इन्होंने 1905 ईस्वी में लिखा और प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909 में, रंग में भंग 1909 में। अब आइए कैसे देखेंगे तो आप यहाँ पे देखते हैं मिथिला, मैथिली फार मिथिला, मिथिला मिथिला मैथिली मैथिली। अब जहाँ पे मैथिली रहेंगी वहाँ पे राम रहेंगे, तो मैथिली राम, मैथिली जहाँ है वहाँ राम है, तो मिथिला और राम का संबंध जान ही रहे हैं। और जहाँ पे राम है वहाँ पे महावीर भी रहेंगे, तो ये भी दिमाग में रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त, पिता राम शरणदास। अब पिता राम शरण तो गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं की महावीर कैसे ना रहें? जहाँ पे राम वहाँ पे मिथिला, और जहाँ पे मिथिला और राम दोनों वहाँ पर महावीर रहेंगे। ये हो गया। चिरगांव झांसी में, तो दिमाग में रख लीजिएगा चिरगांव झांसी, झांसी मैथिली की झांकी होती है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा मिथिला राम और महावीर की झांकी होती है, झांकी मार झांसी में इनका जन्म हुआ। प्रथम कविता हेमंत, देखिए पहला जो कविता होती है ना तो बड़ा बसंत आता है, हेमंत आता है किसी की, मिथिला की, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि मिथिला में पहली बार हम हेमंत आया, मतलब प्रथम कविता उनका हेमंत है। और संग्रह जो था उनका पहला संग्रह था, तो पहले संग्रह में क्या हो गया? रंग में भंग हो गया, दिमाग में रख लीजिएगा रंग में भंग 1909, रंग में भंग 1909, ठीक है। चलिए अब आगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ जो कि निम्नांकित हैं, जिनमें बात करें पहला ग्रंथ आप देख पा रहे हैं रंग में भंग 1909 में, दूसरा है जयद्रथ वध 1910 में, तीसरा है किसान 1917 में, चौथा है विकट भट्ट 1929 में, पांचवा है गुरुकुल 1929 ईस्वी में, और बात करें छठा साकेत 1931 में, सातवां है भारत भारती 1912 में, झंकार 1929 ईस्वी में, यशोधरा 1932 में, द्वापर 1936 में, जय भारत 1952 में, विष्णु प्रिया 1957 में, सिद्धराज 1936 ईस्वी में, और हिंदू 1927 ईस्वी में, बैतालिक का समय नहीं पता है, और बात करें पंचवटी 1925 में। अब इन सभी जो काव्य संग्रह को कैसे दिमाग में रखें, तो एक मोटा सा क्लू आपको बनाना पड़ेगा, और उस क्लू की सहायता से अगर आप याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बात आती है रंग में भंग। कैसे? भैया देखिए कहीं अगर आप रंग कर रहे हो, रंग में भंग नो 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 करो, कहा भैया रंग में भंग ना डालो। कोई काम आप कर रहे हैं, आप मनोरंजन कर रहे हैं, तो आप कहेंगे रंग में भंग ना करो, ना करो, ना फार 1909, नो रंग में भंग नो 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 माने 1909 में। जयद्रथ वध बद 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 10 10, जा से जय, जयद्रथ वध 10 10 10, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। दो आपका बन गया। अब जैसे क्या हुआ, रंग में भंग हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि जयद्रथ का वध हो गया। अब जब जयद्रथ का वध हो गया, रंग में भंग हो गया, तब क्या? तब भैया एक समय आपको आएगा कि भारत भारती दोबारा, देखिए कौन? भारत भारती, भारत भारती दोबारा माने 12, 10 के बाद 12 आता है ना, 11 तो है ना इसमें, तो भारत भारती दोबारा 12 12, भारत भारत 2 बार आया, 2 बार 12, ठीक है ना, भारत भारती 12 दोबारा हो गया। अब जब दोबारा आ गया तो कहा कि भैया देखिए रंग में भंग हो गया, क्यों? क्योंकि जयद्रथ का वध हो गया, तो भारत भारती दोबारा, भारत भारत में दोबारा ऐसा हो गया। अब दोबारा हो गया तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई साहब किसान दो साथ, किसान किसान
किसान एक साथ आ जाओ, जितने किसान हैं एक साथ आ जाएं। एक साथ माने 1917 में, ठीक है ना। अब एक साथ आ जाएंगे, कहाँ पर आएंगे, बताए भैया तुम लोग कहाँ पहुँचो, बोले पंचवटी में पहुँचो, पंचवटी में पहुँचो, पंचवटी, पंच 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 पार पंचवटी, पंचवटी पार 25, ठीक है ना। आप पंचवटी में पहुँचिए। अब जब पंचवटी में पहुँचेंगे तो हिंदू दो साथ, आगे कह रहे हैं कि हिंदू साथ दे दीजिए, हिंदू दो साथ माने 1927 में। तो आपने क्या देखा कि रंग में भंग हो गया, क्यों, क्योंकि जदत का वध हो गया 10 में, तो क्या हो गया, दोबारा भारत में भारत भारती हुआ, भारत भारती दोबारा हुआ। अब भारत भारती हुआ तो किसान एक साथ आओ, किसान एक साथ आ गए, 17 में हो गया। अब किसान साथ आए तो कहाँ आए, बोले पंचवटी में आप पहुँचो, पंचवटी में पहुँचो, पंचवटी पंचवटी फार 25, और हिंदू दो साथ, हिंदू दो साथ माने दो साथ 27 में, ठीक है ना। आगे विकट भट्ट से विकट गिर गया, कौन, बोले दोनों। गुरुकुल में कौन रहते हैं, बोले दोनों रहते हैं, कौन, गुरु और शिष्य, गुरु और छात्र दोनों रहते हैं। आगे बात करेंगे झंकार की, झंकार दोनों होता है, दोनों से होगा, ठीक है ना, एक से नहीं हो रहा है। तो दिमाग में रखिएगा, विकट भट्ट से गिर गया दोनों, गुरुकुल में दोनों मिलेंगे, गुरु और शिष्य मिलेंगे, झंकार क्या होगा, दोनों से होगा, पैर से दोनों पैर से बजाएंगे घुंघरू तब होगा। आगे कह रहे हैं साकेत क्या हो गया, 3 शब्दों से मिला करके एक बन गया 31, साकेत, तीन अक्षर आपने देखा, 3 वर्ण देखा, और तीनों वर्णों को मिला करके एक शब्द बना 31, 3 का 1, 31 साकेत, ठीक है ना। अब साकेत जब होगा तो साकेत के बाद यश मिलेगा, यशोधरा, यशोधरा 32 वर्ष में यश मिलेगा, ठीक है ना। तो 32 फार यशोधरा, ठीक है ना, 32 में हो गया। अब द्वापर देखिए 36 द्वार पर जाओ, 36 पर सिद्धि करो, 36 सिद्धि करो, सिद्धराज 36 द्वार, 36 सिद्धि, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि द्वार के लिए 36 राज हैं, तो द्वापर सिद्धराज 36, ठीक है ना। और क्या है कि कह रहे हैं जय भारत शब्द का कितनी बार बोले, 52 बार, ठीक है ना, जय भारत 52 बार उसका शब्द उच्चारण किया गया। और फिर क्या हो गया, विष्णुप्रिया 57, विष्णुप्रिया 57 दिमाग में रख लीजिएगा, और अंत में बैतालिक, ठीक है। ऐसे दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से याद हो जाएगा। क्या, रंग में भंग ना करो, 9 में रंग भंग 9, क्यों कहीं रंग में भंग हो गया, क्यों, क्योंकि 10 में 10 किसका, जयद्रथ का वध हो गया। अब जब जयद्रथ का वध हो गया तो भारत भारती दोबारा भारत भारत में हो गया, यानी कि 12 में। अब 12 में हो गया तो उन्होंने कहा किसान एक साथ आ जाओ, एक साथ किसान आ गए। अब किसान एक साथ कहाँ पहुँचे, बोले पंचवटी में पहुँचो, पंचवटी में पंचवटी फार 25 में पहुँचो। और हिंदू दो साथ 27 में। अब हिंदू साथ देंगे, क्यों, क्योंकि भट्ट से 2 विकट गिर गए, गुरुकुल में दोनों होते हैं, झंकार दोनों पैरों से होती है, दोनों पैर के घुंघरुओं से होती है, झंकार दोनों। अब दोनों झंकार हुआ तो साकेत हुआ, क्या, 3 वर्ण का 3 अक्षर से क्या बन गया, एक शब्द बन गया, 3 1, ठीक है ना। तो यश मिल जाएगा 32 में यश मिल जाएगा। सिद्ध होगा द्वार पर, सिद्ध द्वापर 36 सिद्धि पर, ठीक है ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा, जय भारत का उच्चारण होगा 52 बार। क्या होगा, 57 मिनट में आप कहाँ पहुँचेंगे, विष्णु प्रिया जी के पास पहुँचेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, बैतालिक आएगा। तो इस प्रकार से इन सब रचना को आप इस क्लू की सहायता से दिमाग में रख सकते हैं कि रंग में भंग ना करो, जयद्रथ हो गया, रंग में भंग हो गया, जयद्रथ हो गया। फिर क्या हुआ, फिर भारत भारती हुआ तो किसान एक साथ आए तो पंचवटी में पहुँचे। अब पंचवटी में पहुँचे तो देखे कि दोनों विकट गिर गया, गुरुकुल में दोनों हैं, ठीक है ना। और झंकार जो हो रही दोनों पैरों से हो रही है। फिर साकेत की बात करें तो 3 वर्ण से 3 अक्षर से एक शब्द बना। फिर यश मिला 32 में। अब 32 में यश मिल गया तो सिद्ध होना चाहिए द्वार पर सिद्धि 36 सिद्धि। इसके बाद जय भारत 52 बार, विष्णुप्रिया 57 और बैतालिक, ठीक है, ऐसे देख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद दूसरा राम काव्य यानी कि दूसरा स्तंभ कौन है, मैथिली कृत जो है साकेत। यही साकेत जो 31 3 वर्ड का एक शब्द बना है, ठीक है ना, 1931 में। चलिए दिमाग में रखिएगा, रामचरितमानस के बाद दूसरा राम काव्य कौन है, वो है साकेत। आगे मैथिली गुप्त को साकेत रचना की जो मूल प्रेरणा मिली है 1908 में सरस्वती पत्रिका में
महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, इससे प्रेरणा मिली है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, प्रेरणा मिली है महावीर से, और महावीर के गुरु हैं। कौन सा लेख था? लेख यही था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से, ठीक है ना। और यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापा था, किस नाम से? भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से छापा था। तो इसे भी दिमाग में रखिएगा, भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से किसने? महावीर ने छापा था, ठीक है ना। और उसी से इनको प्रेरणा मिली थी, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। साकेत शब्द मूलतः है पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अयोध्या। और साकेत में भी देखा आपने 12 सर्ग हैं, साकेत में 12 सर्ग। 1931 में रचना लिखी गई है। डॉक्टर नागेंद्र जी ने इसको जनवादी, ठीक है ना, जनवादी काव्य कहा है, ठीक है ना, साकेत जनवादी, ठीक है। किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा, ठीक है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। सामंजस्यवादी कवि कौन? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। किसको कहा? गुप्त जी को कहा, ठीक है। अब मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें तो भारत भारती रचना की जो मूल प्रेरणा मुद्दसे हाली से मिली है, भारत भारती की। साकेत की प्रेरणा महावीर की, उर्मिला विषयक, ठीक है ना, भुजंग भूषण वाली। और बात करें भारत भारती की तो भारत भारती मुद्दसे हाली। देखिए, मुद्दे से जो उसका हल था वो नहीं निकल रहा था, तो भारत भारती से प्रेरणा, है ना, इससे प्रेरणा लिया। और ब्रजमोहन दत्त जो कैफी इनकी कृत है, ब्रजमोहन दत्त कैफी कृति भारत दर्पण और मुद्दसे हाली, ठीक है, दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। आगे मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि किस कवि ने स्वयं को कौटुंबिक मात्र का कवि कहा है? तो मैथिली शरण, मैं कौटुंबिक कवि हूँ मात्र इन्होंने कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। राष्ट्र कवि किसने? महात्मा गांधी ने। कब? भारत भारती लिखे। कब लिखे? 12 में लिखे। तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, मोटी बात है। अब मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित कुछ काव्य हैं, जिनमें प्लासी का युद्ध है, दूसरा मेघनाद वध है, तीसरा है वृत्त संहार। अब कैसे दिमाग में रखें? तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि प्लासी में क्या होता है? संहार हुआ। प्लासी में संहार हुआ। क्या हुआ? बोले सर प्लासी में संहार हुआ। प्लासी फार प्लासी का युद्ध, मे फार मेघनाद वध, संहार फार वृत्त संहार। तो प्लासी में क्या हुआ? संहार हुआ। प्लासी माने प्लासी का युद्ध, मे फार मेघनाद वध, संहार की बात करते हैं तो वृत्त संहार। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि प्लासी में संहार हुआ, ठीक है। चलिए आगे मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया कि बंगला कवि जिनका नाम था माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं को का मधुक उपनाम से अनुवाद किया। तो देखिए मधुक है ना, मधुसूदन मधुक, माँ से मधुसूदन, माँ से माइकल, माँ से मधुक नाम से, माँ से मैथिली। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या किया? माइकल मधुसूदन की जो रचना थी उस रचना को मधुप उपनाम से इन्होंने क्या किया? अनुवाद किया, ठीक है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। और गुप्त जी ने क्या किया? मार्क्स की जो पुत्री जिसका नाम था जैनी पर जैनी विजय नामक काव्य लिखा। तो ठीक है ना, जैनी विजय कौन? गुप्त जी ने लिखा है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हर गीत का छंद का बादशाह, तो ये दिमाग में रखिएगा कि गुप्त क्या थे? हर गीत का छंद के बादशाह थे, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा।